Hey everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. आज का जो ये वीडियो स्लैश इंटरव्यू है ये थोड़ा लंबा रहने वाला है, जैसे कि आपने मिनट्स देखे होंगे, लेकिन इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल जो इस साल कैट देंगे, कैट एग्जाम या फिर आने वाले सालों में देने के बारे में प्लान भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये जो इंटरव्यू है ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बन सकता है जितने भी कैट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी कैट 99+ परसेंटाइल जो लाते हैं कैट एग्जाम में, ज़्यादा करके आपने देखा होगा कि वो जनरली किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से होते हैं, आईआईटी, एनआईटीज, या फिर अगर कॉमर्स से हैं तो उस कॉमर्स के सबसे बेस्ट कॉलेज से होते हैं, या फिर सबसे मेन बात उनके एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग होती है, यानी उनके 10th 12th सारे जितने रिकॉर्ड्स एकेडमिक्स के या फिर उनके अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। शाहिल को मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ क्योंकि सीधी बात है इसलिए इंटरव्यू भी कंडक्ट किया है क्योंकि काफ़ी अच्छा दोस्त है। एक नॉर्मल मीडियोकर कॉलेज से हमने इंजीनियरिंग की है एंड इंटरव्यू में आपको स्टैट्स भी पता चलेंगे कि जो एकेडमिक्स है वो भी क्वाइट एवरेज है। यानी इस बात को आपने समझ लेना है कि अगर आप अपने पास्ट में टॉपर रहे हो या नहीं रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रॉम योरसेल्फ बीइंग ए कैट 99 परसेंटाइलर। लेकिन ऑन द सेम अपोजिट साइड अगर आप किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से नहीं हो या फिर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स उतने हाई नहीं है, तो फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इवन आफ्टर गेटिंग 99+ परसेंटाइल। इस चीज़ की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, जो आई एम श्योर इतना लंबा वीडियो या इतना लंबा इंटरव्यू नहीं रहेगा जितना इस वीडियो में है। ऑल्सो आई वांटेड टू से कि जितने भी क्वेश्चंस इस इंटरव्यू में मैंने पूछे हैं वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली कैट एस्पायरेंट्स के दिमाग में होते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा जो भी क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में रिलेटेड टू कैट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम की आईडी है मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो जो है जो 3-4 दिन में रिलीज होगी, उस वीडियो के स्टार्ट में ही क्वेश्चन के सारे आंसर्स दे दिए जाएंगे शाहिल के द्वारा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो टू द इंटरव्यू पार्ट। तो हेलो शाहिल, कैसे हो आप? फिर आप? Hello. Hi, Sahil. I'm absolutely fine. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। तो फिर हम इस इंटरव्यू को प्रोफेशनलिज्म काफी बरकरार रखते हुए अभी पहली बात तो इंटरव्यू स्टार्ट कर। तो सबसे पहले तो क्या शाहिल से मैं पूछना चाहूंगा कि शाहिल एक बार अपने हमारे जो व्यूअर्स है आप खाली उनको एक बार बता सकोगे कि एक प्रोफाइल क्या क्या है। फॉर एग्जांपल आपके कैट के परसेंटाइल और फिर 10th 12th मतलब All एकेडमिक्स right. एंड देन तो वर्क स्टार्ट एक्सपीरियंस। करता हूँ मैं। जी। सो मेरा जो एकेडमिक्स है दैट इज एवरेज, और वी कैन से इट इज बिलो एवरेज। तो मैंने 10th की है, मुझे मिले थे 87 परसेंटाइल। मेरे 12th में है 74.77। सो आई डिडंट क्वाइट क्वालिफाई फॉर द डिस्टिंक्शन मार्क ऑफ 75। And then after that I joined science and took up engineering. I'm a mechanical engineer from Pillai College of Engineering, New Palwin. वहाँ मैं और साहिल मिले थे। Same. उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड साइड बाय साइड आई हैड अ फैमिली बिजनेस, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया टू गेट द वर्क फिक्स। सो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैट आई गॉट 92.36. So I converted quite a few IIMs, but I knew I could do better. So I took the risk of taking the CAT once again next year. So by the grace of God, इस साल मेरे अच्छे marks आ गए. I got 99.62. Along with preparing for CAT, I also gave different exams we'll talk about in the later part of the video. So now have many calls. तो ये भी ऐड करना था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में साहिल के 92 परसेंटाइल आए थे जैसे उसने कहा था, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस भी इस बात का था कि सेकंड अटेम्प्ट इसलिए दिया जाए क्योंकि इसके काफी सारे मॉक्स में, साहिल ने मुझे बताया था, उसके काफी सारे मॉक्स में 99 परसेंटाइल के ऊपर या 99 के आसपास काफी बार that was my pushing. Like I knew मेरे को आ सकते हैं 99 and I just fucked up एग्जाम के दिन पे। तो सबसे पहला सवाल साहिल, मतलब कि जब कैट कोई लेने का सोचता है, कैट एग्जाम देने के लिए, तो फिर सबसे पहला सवाल ये आता है कि कितने महीने सफिशिएंट होंगे अच्छे कैट के कॉलेज, मतलब अच्छे आईएम्स में जाने के लिए, नॉन आईएम्स जो भी वैसे जनरली तो लोग आईएम्स को ही ये करते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे टॉप 20 स्कूल्स को जाने के लिए कितने मंथ्स लगते हैं एवरेज स्टूडेंट के लिए? ये रहेगा सफिशिएंट होते हैं मंथ्स कैट प्रिपरेशन के लिए, मतलब ये क्वेश्चन है ना काफी सब्जेक्टिव है, सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट आई से एनीवेयर बिटवीन 3 to 9 months काफी है।
लाइक मिनिमम 3 months तो मुझे लगता है रिक्वायर्ड होंगे टू क्रैक द मेन आईएम्स इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया. तो इट डिपेंडिंग तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, तुम्हारा मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रांग है कि नहीं, एंड इट ऑल कैट आल्सो टेस्ट योर वर्बल एबिलिटी क्वाइट अ लॉट. सो बेस्ड ऑन हाउ रेगुलरली डू यू रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, उस हिसाब से तुम्हारा टाइम पीरियड कम हो सकता है प्रिपरेशन का. करेक्ट करेक्ट. तो शायद ये एक और चीज ये पूछ रही थी कि इसी क्वेश्चन के अराउंड कि मतलब आपका जो मंथ्स है यानी प्रिपरेशन का जो पूरा टाइम था, मंथ्स या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट जो भी है, तो कोई स्पेसिफिक प्लान के साथ जाते थे यानी कि क्वांट्स पहले खत्म कर देना वीआरसी पूरे, या फिर सब एक साथ करना है और फिर हर चीज को चीजों में ब्रेक करना है? क्या मतलब क्या स्पेसिफिक प्लान होता था कि एक मतलब एक हर एक कहता था ना कि मैं 6 महीने पढ़ने वाला हूँ, तो 6 महीने मेरा ये प्लान रहने वाला है एज अ होल. तो आपका क्या प्लान था इस बारे में? सो शुरुआत ऐसे हुई थी कि आई हैड अ प्लान टू डू एन एमबीए बिकॉज आई हैड नो नॉलेज हाउ टू गो अबाउट इट. तो मैंने सीधे लगा दी क्लासेस. नाउ व्हाट हैपेंस इन द क्लासेस इज यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल. कौन सा लेक्चर है आज मैथ्स तो मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है. सो if you're faster you have to match their pace. तो वो एक स्लाइड ड्रॉबैक है क्लासेस का जो मैंने रियलाइज किया आफ्टर माय 1 year. तो जब क्लासेस चल रही थी तब तो जो लेक्चर थे तब मैं उतना पढ़ता था. I started classes in 2019 of December and my first CAT attempt was of November 21. नवंबर 2020 मैंने ना? अगस्त 2020 बराबर 2020 yes December 2020 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. November 2020. तो I stopped studying in August. उसके बाद सिर्फ मॉक्स थे. वैसे कोई सिस्टमैटिक प्लान नहीं थी कि पूरा टाइम इसको दूंगा. क्लासेस में जैसे चल रहा था वैसे मैं करते गया. मतलब जैसे कहा जाता है, वैसे बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सारे लोग ने यूट्यूब पे देखा भी होगा कि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक मुझे याद है शाहिल, मुझे खुद भी हम लोग जो प्रिपरेशन साथ में कर रहे थे, तो शाहिल हमेशा कहता था कि मतलब कुछ भी अगर एक सब्जेक्ट का जैसे क्वांट्स का हो गया, एक दो चैप्टर्स भी अपने पूरे किए हैं, सबसे मेन बात तो शाहिल का ये था कि क्वांट्स के चैप्टर को कभी भी 1-2 दिन से ज्यादा या 3 दिन से ज्यादा मत लो. एंड देन कैसा है कि एक खत्म किया तो ऐसा नहीं है कि आपने इतना इतना खत्म कर लिया तो आप मॉक के लिए प्रिपेयर्ड हो. आप मॉक्स देते रहो साइड बाय साइड, जैसे शाहिल करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इस बारे में काफी ड्रॉबैक्स भी है. लाइक काफी लोग रिटेलिएट करते हैं इस चीज के कि पोर्शन ही कंप्लीट हुआ मॉक कैसे दे सकते हैं. आई डोंट थिंक दैट मैटर्स. यार तुम्हें जितना किया है तुम उतना अगर सही से करेगा तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जागेगा कि अच्छा मैंने इतना पोर्शन कंप्लीट किया था मैथ्स का, आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल दीस क्वेश्चंस. दैट रियली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड नेक्स्ट टाइम जब तुम और पढ़ोगे तो टेक्निकली योर scores are going to go up mocks में. That will be a booster for you. That's what I believe. Correct. So moving on to next question. तो जैसे कि मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि कितने अटेम्प्ट्स शाहिल ने दिए, तो फिर ऑलरेडी शाहिल ने कह दिया है कि 2 अटेम्प्ट्स शाहिल के. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में थैंकफुली 2 अटेम्प्ट में हो गया. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना मतलब क्या स्कोर कार्ड था आपका, यानी कि वीआरसी सारी चीजें? ओके, सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने VRC को बहुत हल्के में लिया था. So my VRC scores would used to fluctuate up and down, like somewhere around 45 कहीं पे है तो sometimes I used to score in a single digit also. So I knew that was my Achilles feet. So I had to work on it, but I think it was quite late जब मैंने start किया work करना उस पे. तो as it is quite evident on my CAT 2020 का score card, I just scored 74 percentile in verbal. Even though my other sections were decent, my scores were dropped down. I scored a 92.36 overall just because मैंने VRC में 74 लेके आया. So I worked on it real hard the next year. मैंने काफी books पढ़े. I read newspaper every day, Guardian, Aeon, Times Now, फिर Economist. So I literally read a lot. Correct. So first attempt में Shahil, what all colleges did you convert? Did you convert? I did convert 3 baby IIMs, although I'm not sure about how many IIMs exactly did I convert, because IIMs have a policy that if you want to stay in the wait list, you have to pay up. So I didn't have any intention of joining the IIMs which I had received a call from. So I didn't pay for the waitlist moments. So I cannot say how many did I convert exactly, but I did convert 3. That is Sirmaur, Bodh Gaya, and Jammu. And apart from that, I don't. In non-IIMs, I did convert IMT Ghaziabad's Dubai program. That is flagship program they offer. That is 1 year in Ghaziabad and 1 year in Dubai. But their fees was too much for a non-IIM based college. That's why I opted out.
So moving on to next question. Next question is like second attempt में what changes did you make? Anything extra or change of plan? मतलब कि first attempt के बाद CAT में कुछ change किया या फिर same रखा बस consistency maintain की? मतलब क्या second attempt में क्या changes थे? All right. So as it was quite evident from my CAT 2020 का scorecard, I had performed abysmally in English. So I knew I had to work on it there a lot. So I started reading a lot. So my scores in VRC did improve drastically. From 74 to I scored 99.29 in a verbal ability. Coming to quants, I was pretty good at quants because I come from an engineering background, but my solving method was quite rookie. I didn't like there's a saying called there are levels of how you solve a quant question. The basic one is you go through equations. The second one is you go through options, and the next one is called the God mode, the legendary mode. That really comes after a lot of practice. That means you have seen each and every question in quant and how can they frame it differently. So the next time the question pops up in your friend, just know what to do. So I kind of reached that level in quants. Like I don't remember, but I think I scored about 2,000, 3,000 maths questions. So I really worked on maths a lot. In DILR, I think you cannot really predict how the paper is going to come. So I didn't work on it extra, but VRC and quants, I did work a lot on that. So second attempt, we can say that in quants, giving more and more, apart from giving more and more mocks, the practice was also high, like solving of questions and the same kind of questions, I would say. Absolutely. So CAT cannot really come up with new questions every year, as we all know. Pick up papers from the past 10 years and compare them yourself. Just know that they twist the words here and there, but the format of the question is technically the same overall. There might be 3 or 4 questions here and there which are completely new, but if you are well to do with all the questions you've revised, then I think you're good to go. Correct. So for further moving on, so the abhi thoda section specific questions hai. So talking about the first section, that is VRC. The question is, how did you make it better? मतलब VRC में like पहले कितने आते थे mocks में initially जब start किया था first attempt एकदम first preparation वाले days में पहले कितने आते थे and then gradually कैसे वो marks बढ़ते गए कितने बढ़े and then उसमें किसे क्या points थे, what were the main points that you rectified and then made it very clear, and सबसे main part the time distribution in VRC. Actually time distribution हर एक section में बहुत important है, लेकिन VRC में odd one out, para jumbles and then passages, तो ये सारी चीजें and then margin of error बहुत बड़े होते हैं यहाँ पर. तो कैसे मतलब कि पहले कितने आते थे, क्या कैन यू गिव समथिंग इफ यू रिकॉल, पहले कितने आते थे VRC के मॉक्स में एंड देन ग्रेजुअली वो कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे 99 परसेंटाइल तक आके मतलब सब कुछ सम अप हुआ? श्योर नाइस क्वेश्चन. सो यार मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश काफी अच्छी है और मैं फ्रेंड्स अराउंड मी यूज्ड टू से यार तेरी इंग्लिश तो अच्छी है, तू स्कोर अच्छा कर ही लेगा VRC में. बट माइंड यू, स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इज क्वाइट डिफरेंट. लाइक कैट का इंग्लिश समझ के पैसेज रीड करके आंसर्स करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. ये CET लेवल का नहीं है कि तुम्हें सिर्फ आंसर ढूंढ के मार्क कर देना है. योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज हैज टू बी रियली गुड. सो दैट इज नॉट व्हाट develops over the night. It is a gradual process. So when I started giving my mocks, initially I used to score in single digits. I have even scored in negative and verbal quite a few times, and sometimes I even scored 99 percentile. And वो मॉक के बाद लगता था कि नहीं यार मेरी इंग्लिश तो अच्छी है. तो ये एक मिथ है. सो बेसिकली स्कोर्स फ्लक्चुएट अगर हो रहे हैं तो जस्ट माइंड यू उतना अच्छा तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इम्प्रूव बहुत करना बाकी अभी. सो आफ्टर दैट जब ग्रेजुअली एक स्लोप पे पहुंचे, कंसिस्टेंट स्कोर आने लगे, दैट वाज आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो आई हैव परफॉर्म्ड रियली बैड, 74 percentile in verbal ability, that's it. I didn't work on it. So after that मुझे पता था यार वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क करने का मेथड ऐसा है ना कि whenever you're reading something, don't just read it, understand it. हर लाइन का मतलब समझो. When you switching the paragraphs, recall it. What was all that mentioned in the last paragraph? So that means you're already testing your brain कि तुम्हें याद है कि नहीं. So वो really help out करता है CAT की preparation में, passage attempt करने के टाइम पर. And उसके अलावा CAT offers passages, odd man out, parajumbles and summary questions. So the odd man out and the parajumbles are quite easy to answer. Like accuracy थोड़ी कम होती है but understanding काफी अच्छी हो जाती है. The tricky ones are the passages. Because of the options provided to you, it's really difficult to choose from them. तो वो तुम्हारा overnight नहीं होने वाला, वो तुम्हें gradual process देना ही पड़ेगा. That's why I say कि if you're not an avid reader, it will take you 6 months to cope up with the verbal ability syllabus.
Correct. And my time breakup was कि I have decided कि पहले अगर 3 passages आ रहे हैं तो I'll attempt 2 of them, and that too I won't read the entire thing. I'll just read the first paragraph and make a choice. I want to attempt it right now or later. Is this my uh, forte or not? So everyone has a liking, everyone has a sweet spot. So my sweet spot is science fiction हो गया या literature हो गया. So if the passage offers that, I'll read it in one go and attempt it there. Correct. And it is not compulsory to attempt everything. Like बहुत बड़ा temptation है verbal ability में कि attempt करना है पूरा. मत करो. Overcome that temptation of yours and go for it. Correct. Accuracy गिर जाएगी. हाँ, so my time breakup was 2 paragraph अगर हो गए मेरे, so about 40 minutes are there in the 2021 paper pattern. So from that 40, I'll spend 25 minutes on the passages. Remaining 50 minutes, I'll spend on parajamples, odd man outs, and the summary. And in the remaining time, if I have time, I'll try to overcome the temptation of mine to attempt more. But if I'm very sure about something, question, then I'll attempt a few here and there. Correct. So the next question now, कि the same question is about मतलब जो सारी चीजें ऊपर मैंने पूछा था ना VRC के लिए सारी चीजें same DILR के लिए, and what was your mindset of solving DILR and then again plan of action, क्योंकि DILR में sets आते हैं 8 मतलब जब 3 घंटे का एग्जाम रहता है तो 8 रहते हैं, 8 सेट्स होते हैं, फिर बाद में फिर 2 घंटे के एग्जाम में मेरे ख्याल से 6 रहते हैं, डिपेंड करता है वो तो टाइमिंग के ऊपर. सो what was your plan of action during first attempt also, this attempt also, and during your preparation also, कि मतलब ये स्ट्रेटेजी मुझे अपनानी है या फिर ये स्ट्रेटेजी नहीं करनी है मुझे हर एक जगह पे, यानी कि सेट्स कैसे होते हैं, कभी कभी सारे के सारे उसमें से एक आध ही कुछ इजी रहेगा, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि काफी इजी होते हैं लेकिन अगेन उस टाइम पे फिर कंपटीशन बढ़ जाती है क्योंकि सेट्स आर इजियर. तो क्या आपकी मतलब क्या स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक है कि मतलब इन सारी सिचुएशन कैसे टैकल करना है? All right. So I believe that CAT is not that cruel. They will give you one set that is extremely easy ताकि सब लोग solve कर पाए वो set. And the thing is कि DI and LR में there are not many ways to come up with new sets. वही repeat होंगे, like games हो गया, competitions हो गया, या फिर arrangements हो गए. DILR में companies का chart वगैरह होगा, data हो गया, data missing हो गया, तो those will be repetitive. So grab a pile of questions and हर एक set से तुम majority question solve कर लो, because we really don't know कि exactly question क्या आएगा. Just be familiar with type of different sets. तो उतना अगर तुम ready करके जा रहे हो DILR में, that is more than enough. And in a 2 hours का paper, that is 40 minutes DI, there will be only 4 sets. If you're able to do 2 or 2.5 correct, you are 99 percentile. It is that simple. Like 4 set में से 2 उठा लो, 2.5 तक solve करो, 99 percentile तुम्हें surety है. And in DILR, what is more difficult is finding the right set to attempt first. If you pick up a difficult set and अटक गए तो गया confidence फिर तुम्हारा. So एक set तो बहुत easy होगा. Just go through the paper and find that set, complete it, तुम्हारा confidence off the charts होगा. And then pick up a medium to difficult question. Time spend कर सकते हो तुम उसमें थोड़ा बहुत. Because at the end what matters is तुम्हें 50% के ऊपर score करना है. करेक्ट. इसमें मेरे ख्याल से प्रैक्टिस प्लेज वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि सेट्स चूज करना. So जैसे कि मैंने बताया कि सेम टाइप के सेट्स आएंगे, नॉट सेम बट सिमिलर. दैट मींस अगर तुमने कंपटीशन कैसे सॉल्व करना है वो सीख लिया तो तुम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो बाकी कोई सेट्स के ऊपर. तुम्हें एक बार अरेंजमेंट सीख लिया कि अरेंजमेंट से सॉल्व करना है, सो देयर इज नथिंग न्यू टू इट. नाउ व्हेन यू सी अ न्यू DILR set, your brain tells you, okay, the method to try to solve this is this. So you just try it and eventually वो हो जाएगा सॉल्व. करेक्ट. तो एक और कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि DILR की जो सेट्स है, ऑब्वियसली मॉक्स से तो प्रैक्टिस हो ही रही है उसकी, कि जितने ज्यादा मॉक्स देंगे फिर जो गलत है, जो नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीजों को आप एक बार एनालिसिस में देखते हो कि क्या इसका आंसर था और कैसे इसे सॉल्व करना है वगैरह सारी चीजें, और कैसे ऐसे फास्ट, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सेट्स करेक्ट भी है, चारों क्वेश्चन राइट भी जाते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, जबकि इतना टाइम कंज्यूमिंग होना नहीं चाहिए था. तो आप दोबारा फिर उसका एनालिसिस इसलिए करते हो ताकि फिर आप उसमें और फास्ट कैसे हो सको ये जानने के लिए. तो अपार्ट फ्रॉम मॉक्स व्हाट डू यू रिकमेंड एज कि मतलब अरुण शर्मा या फिर कौन से बुक्स या फिर लाइक काइंड ऑफ की प्रैक्टिस मटेरियल? So I believe कि CAT के past papers are the best syllabus out there, like best आंसर शीट्स या एग्जाम पेपर तुम जो भी कह लो तो उससे, तो वो बेस्ट मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली व्हाट कैट हैज थ्रोन एट यू.
तो एंड आई वांट टू गेट पीपल आउट ऑफ दैट मिथ कि तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ द पेपर सॉल्व करना है 99 परसेंटाइल मारने के लिए, लाइक 99 परसेंटाइल स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. माइंड यू पिक अप द स्टैटिस्टिक एंड जस्ट सी दैट 55% ऑफ द टोटल मार्क्स वुड फेच यू 99 परसेंटाइल. तो डीआई में तुम्हें 4 सेट मिल रहे हैं, तुम्हें 2 सेट सॉल्व करना है. वो 2 सेट के लिए तुम्हारे पास 40 मिनट है, तुम 20 मिनट लगा सकते हो सेट में. सो आई बिलीव स्पेसिफिकली इन डीआईएलआर टाइम लिमिट अच्छा खासा दिया होता है, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर. लाइक इवन इफ तुम 20-20 मिनट लगा रहे हो एक सेट पे, अगर तुमने पूरा करेक्ट किया है तो दैट्स मोर देन इनफ. मेनी पीपल try to solve more number of sets, but accuracy is other important here. I mean, that's what I believe from my experience. Correct. And also VRC के प्रिपरेशन के लिए मतलब क्या what materials to refer and what all things to refer, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है VRC का. लाइक ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो 6 महीने 7 महीने जाने ही वाले हैं. तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस होंगी? So the first thing I will recommend is कि तुम्हें जो genre पसंद है उसकी एक बुक उठा के पढ़ना चालू करो. And I won't judge you if you want to read a love story or if you want to read a murder mystery novel, but get into the habit of reading. और एक सजेशन दूंगा कि अपना लैपटॉप खोलो, अब जब ब्राउजर है ना तो एक बुकमार्क करके चीज होती है. बुकमार्क में तुम्हें 4 चीजें लगा दो, द गार्डियन, इकोनॉमिस्ट टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट और एऑन. ये डिस्क्रिप्शन में लिख देगा साहिल. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे नए नए आर्टिकल्स, नए नए मैगजीन ऑन अ डेली बेसिस आते रहेंगे. दिन का 2 घंटा निकाल के सिर्फ रीड कर लो, उससे तुम्हारा जनरल नॉलेज तो इम्प्रूव होगा ही, बट लाइक यू वोंट रियलाइज इट, बट तुम्हारा इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग काफी डीप हो जाएगा. एंड व्हेन यू बोर्ड ऑफ दैट, स्विच ऑन टू डिफरेंट टॉपिक. थोड़ा कॉन्ट सॉल्व कर लो, रात को सोते टाइम तुम्हारा फेवरेट नॉवल पढ़ लो. तो सबकॉन्शियसली तुम रियलाइज नहीं करोगे, बट वेल यू आर हैविंग फन, यू आर रीडिंग योर फेवरेट नॉवेल्स, बट as well as you are improving your English. So these are the only material I would recommend for verbal ability. Correct. यही सेम रूटीन पैरा जंबल्स एंड ऑड वन आउट के लिए भी काम करेगा सेम? Absolutely. पैरा जंबल्स एंड ऑड वन आउट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हारा पैसेज का अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग अ पैराग्राफ, यू कम टू नो कि क्या किससे लिंक्ड है. एक फ्लो होता है पैराग्राफ में, जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तुम रिकॉग्नाइज करना चालू करोगे कि यार ये सेंटेंस थोड़ा पैसेज में जम नहीं रहा है. तो व्हाइल रीडिंग, दैट्स व्हाट आई सेड कि डोंट जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट. तो उससे तुम्हारा ऑड वन आउट एंड पैराजम्बल्स का एबिलिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा. तो चलिए फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ऑब्वियसली रिगार्डिंग क्वांट्स है ये, तो शायद क्वांट्स के बारे में लेट्स डिस्कस कि मतलब फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में एकदम लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट के प्रिपरेशन के टाइम में व्हाट वर योर मतलब स्टार्टिंग में क्या आते थे, what was your percentile in starting mocks, and then first attempt में आपके कितने आए percentile in quants, then second attempt recent वाले attempt में कितने percentile आए quants में, and then क्या आपने changes किए gradually over the period of time उसको better करने के लिए? So the first mistake I did was I started giving mocks when I completed my entire maths portion. So in the first mock, if I remember, I scored I think around 11 or 12. That is just 3 or 4 questions out of 34, mind you. Like when I was preparing, CAT 3 घंटे का हुआ करता था, लास्ट मोमेंट पर जाके 2 घंटे का हुआ. So out of 34 questions, I solved about 3 or 4 and I got a lot of negative ones also. So 10-12 मार्क्स आते थे. तो that was a really demotivation for me because portion complete हो चुका है. I should really score a lot. So that fueled a fire in me. तो फिर लग गए प्रैक्टिस में. अरुण शर्मा उठाई. After completing the classes के सारे books, I picked up Arun Sharma. That is, after completing the entire portion of quants, I started again with the basics of Arun Sharma. I already 1, 2, 3, everything I completed till the time November comes. So my scores gradually started improving. And while doing that, I realized कि basics अभी improve हो रहे हैं, marks भी काफी reflect हो रहा था वो. So in the mid stages of CAT preparation, I think I scored around 30s. 25-30s के बीच में. And in the later sections I तब CAT 2 घंटे का हो गया. So that was a really drawback for me क्योंकि अब 34 क्वेश्चंस नहीं है, अब सिर्फ क्वेश्चन 26 थे. तो तब मेरे स्कोर उतने आने लगे 30. So that even though scores में improvement नहीं है, but actually improvement है, कुछ क्वेश्चंस कम हो गए अभी. So later stages में उतना आने लगे. And in my CAT day, that is 2020 of November, I scored 95.3 if I'm not wrong in quants. So not great, but I wasn't quite satisfied with me क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं ट्राई कर रहा सॉल्व करना रुकी मेथड से. एंड आफ्टर कमिंग टू नो
घर आके कि आई कुड हैव डन इट बेटर और ऑप्शन लेके सॉल्व कर सकता था, तो आई रियलाइज कि आई नेवर रियली टच दैट साइड ऑफ क्वांट्स, कि जो क्वेश्चन सामने आया मैंने उठाया, लग गए इक्वेशंस लेके, लग गए नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने। तो वाइल लर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आया है, like even if you have solved that question, give some time on it, spend 5 more minutes on it, just look at it and try to devise a new solution from what you have already solved. So I don't think many people do this कि अगर क्वेश्चन सही आया तो फिर से करें। I started doing that. क्वेश्चन अगर मेरा राइट आया है, still I'll try to find a better solution for it, तो वहां पे टाइम सेविंग बहुत ज्यादा होती है। So all I did was 1 year in quant, that is improved new methods, derived new methods, like tried for like और I बेटर कैसे हो told my सकता है? mind, yeah, I just told my mind कि तुम्हें कुछ अलग सोचना है, like don't go with the mediocrity, don't go with the sheep mentality कि तुम्हें equation से solve करना है। तो in that preparation I literally picked up questions and option देख के solve करने लगा या multiples देख के solve करने लगा। तो that really reflected in my actual CAT D-Day, that is of 2020 November. I scored 99.76 and there were 22 questions if I'm not wrong, and I could attempt 20 of them. And majority of the questions, mind you, even the geometry ones, I didn't even draw the diagrams. And a few of the questions here and there for arithmetic, I just picked up the options and moved ahead. So Correct. that really comes out of a lot of practice. And regarding the regarding the strategy, the quants की strategy क्या है? मतलब easy questions, hard questions, difficult questions, and as you mentioned कि Yeah. मतलब दूसरे तरीके से solve करना है एक question को. Yeah, so basically quants you have to divide in 3 sections, that is A, B, C type of questions. So what are the A type of questions? A वो होते हैं कि जो तुम्हें 10 बार सॉल्व किया लाइफ में, तुम्हें देखते ही पता उसका आंसर क्या है, बस 10 सेकंड लगेंगे। सो गो थ्रू द पेपर वंस एंड फाइंड आउट द ए क्वेश्चंस। ए क्वेश्चंस मिले तभी के तभी अटेम्प्ट कर दो। बी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें पता है करना क्या है, बट थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में, थोड़ा इंटरप्रेट करने में टाइम लगेगा, तो डोंट अटेम्प्ट दैट तभी के तभी, जस्ट मार्क देम एंड गो अहेड। एंड सेकंड राउंड में बी क्वेश्चंस कर लो। सी क्वेश्चंस वो होते हैं जो तुमने कभी लाइफ में देखे तक नहीं, एंड जस्ट यू जस्ट नो कि तुम्हें यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे नया सोल्यूशन डिवाइस करना है बैठे बैठे। दोस आर द सी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। जस्ट स्किप द सी सॉल्यूशंस, लास्ट के लिए टाइम बचा तो अटेम्प्ट कर देना। मतलब सी जनरली मेरे ख्याल से अगर टाइम नहीं बचता है तो दे आर दोस आर द वंस कि छोड़ ही देना है, मतलब ए एंड बी आई थिंक एंड कैट, आई थिंक कैट में 2 से 3 क्वेश्चन टाइप सी आराम से आता है। हाँ करेक्ट, मैं यही कहने वाला था कि पूरे क्वांट्स के पेपर में मेरे ख्याल से 70 to 80% ए और बी मिला के होंगे, राइट? या 90%? डेफिनेटली 80% कह सकते हैं हम। करेक्ट, दोस आर इनफ टू गेट 99 percentile or 95 plus percentile enough. Yeah, so I'll legit give you a stat. Last year CAT paper was of 198 marks. I know that's an odd number, but 198 marks का पेपर था, and 99 percentile if I'm not wrong was at 90 marks, 90, 91, 92 के आसपास था। Just do the math. It is like 50%. तुम्हें 50% score करना है for 99 percentile. Even if you leave half of the questions, so a lot of people ask me this कि यार मैथ्स में पूरा पोर्शन करना जरूरी है क्या? And I'll say नहीं, कि मैथ्स का सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है, एंड देयर इज अ टॉपिक व्हिच यू रियली डोंट लाइक, लाइक तुमने मेहनत की फिर तुम्हें टॉपिक पसंद नहीं आ रहा, छोड़ दो, एक क्वेश्चन छोड़ दो, वो एक चैप्टर छोड़ दो, तुम्हें आधा पेपर सॉल्व करना है टू गेट अ 99 परसेंटाइल। दैट मींस टेक्निकली हाफ द सिलेबस, बट आई वुड रिकमेंड टू एनीवन कि आधा सिलेबस ही करके जाओ। बट हाँ, कभी कभार एक आधा चैप्टर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना बेटर है rather than giving you a headache. करेक्ट। एंड तुमने देखा है बहुत सारे वीडियोस में भी, यानी बहुत सारे जो कोचेस होते हैं, सर होते हैं, वो भी रिकमेंड करते हैं। मतलब इस पे क्या कहना होगा कि मतलब उनका ये रिकमेंडेशन होता है कि चैप्टर सारे करो, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री है या फिर ऐसे कोई चैप्टर्स है जो थोड़ा लेंदी टाइप है या फिर थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर से, तो क्या पता उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ जाए, ए टाइप का क्वेश्चन आ जाए। या सो एज आई सेड अर्लियर कि अगर एक चैप्टर जो तुम्हें रियली पसंद नहीं है, तुम उसे छोड़ सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव सॉल्व्ड एटलीस्ट LOD 1 ऑफ दैट चैप्टर। सो आई रिकमेंड टू एवरीवन कि तुम एटलीस्ट वो चैप्टर का बेसिक्स कर लो। LOD 1, 2, 3 सब चैप्टर का करना ही करना है, बट अगर तुम वो चैप्टर रियली पसंद नहीं है तो एटलीस्ट LOD 1 कर दो, क्या पता इजी क्वेश्चन आ जाओ चैप्टर से।
So by leaving, I don't mean that you don't know anything about that chapter. करेक्ट. क्वांट्स के लिए क्या रिकमेंडेशंस होगी, मतलब अपार्ट फ्रॉम क्लासेस? एंड ऑब्वियसली ये सारे रिकमेंडेशंस मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जनरली सारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जब मैं था मेरे टाइम पे, तो सारे क्लासेस नहीं जाते हैं, तो उनके लिए क्या, मतलब क्या रिकमेंडेशंस होगी अगेन क्वांट्स के लिए भी सेम? I think as अरुण शर्मा खुद कहते हैं कि उनकी जो कैट की बुक्स आर द बाइबल ऑफ कैट प्रिपरेशन. आई एग्री विद दैट बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज प्रोवाइडेड इज रियली अ लॉट. काफी वेरिड जगह से क्वेश्चंस बनाए हैं एंड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस एक्चुअली डू कम इन द कैट पेपर, थोड़ा ट्विस्टेड वर्ड्स करके. So I think those books are freely, no, I won't, don't quote me on this, but I think those books you can purchase from online also. So I think that is more than sufficient to solve. Even us book ke, even if you're not able to solve LOD 3, LOD 1 and 2 are them quite enough. So yeah, Shahil, next main question जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कितने, how many number of mocks did you give? फर्स्ट अटेम्प्ट का अलग से बताना एंड सेकंड अटेम्प्ट का अलग से. So in the first attempt, my plan was to give about 40 mocks. इसलिए मैंने उसी टाइम मॉक देना स्टार्ट किया था कि by the time CAT comes, I'll be done with 40 mocks. But what happened is on the last moment, that is 1 month before the exam, they changed the entire syllabus. So you can't really go in the exam preparing. You can't really go in the exam without giving this exam's mocks. So I had to give a lot of mocks more. So I ended up giving, I think, around 80 mocks in the first year. So many of people don't believe me, but yes, 40 mocks I had given off the last paper pattern. So I really had no choice. I had to give more. So that time I took up 2 classes ka mock. That is one of our IMS and then one is of time. In the second attempt, I gave about 25-30 mocks. Okay, second attempt में 25-30 mocks. Yes. Okay, and first attempt you are saying कि 80 mocks तक, मतलब obviously 40 mocks तो 3 घंटे वाले थे, 40-50 mocks, and बाकी 20-30 mocks जो थे वो 2 hours के पेपर के हिसाब से था, कैट पेपर. Yes. तो इसमें ये सारे फुल लेंथ थे, सेक्शनल्स वगैरह इंक्लूडेड समथिंग? No. These were the actual full length papers. इसके अलावा I have given a lot of sectional mocks as well. That is of quant, verbal ability, and DLR. I think around 15 to 20 I have given of each and every section. So yeah, mocks are really helpful. Correct. So if someone doesn't have any access to sectional mocks, for example, बहुत लोग होते हैं जो सीधी बात है, मतलब क्या कहते हैं उसे, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स नहीं, ऑनलाइन कोचिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद से पढ़ना है अरुण शर्मा से, एंड देन हमें मॉक्स देने हैं जिस भी क्लासेस का वो दे रहे हैं. एंड उन मॉक्स में अगर सेक्शनल्स प्रोवाइडेड नहीं है तो इज इट वेरी नेसेसरी कि मतलब सेक्शनल्स के मॉक्स देने ही है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर सेक्शनल स्कोर्स, या फिर फुल लेंथ मॉक्स से भी हो जाता है? I don't believe this कि sectional mocks बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि what the thought process behind this is, let's take an example कि तुम एक full length mock दे रहे हो. Full length mock के last part में quant आएगा, like the last 40 minutes तुम्हें quant सामने आएगा, and the way you perform there is quite different from a sectional quant का paper, because when you open a sectional quant का paper, your mind is fresh, you're straight away attempting quant, तो वहां पे जो स्कोर्स तुम्हें रहेंगे वो ऑब्वियसली ज्यादा आने वाला है, because in this case you are already drained out. So sectional mocks I believe important है सिर्फ practice के लिए, but when you want to get in that vibe of CAT, I think full length mocks are must, because you get to know exactly क्या scenario होने वाला है. Correct. Analysis of mocks is very important in CAT preparation. मतलब अगर आपने mocks दे दिए full length and then analysis ही नहीं किया तो फिर it's like कुछ खास पॉइंट बनेगा ही नहीं. वो 50% आपने 50% तो कर दिया, लेकिन लास्ट 50% किया ही नहीं है, तो एज अ होल आपने कुछ नहीं किया. No, I believe कि giving the mock is about 20 to 30% of the work. Analyzing is the major chunk, that is 70% तुम्हारा returns आएगा analysis से. Correct. तो वही that is as good as yeah. हाँ, मैं कहता कि वही क्वेश्चन एक्चुअली कि एनालिसिस जो है वो कैसे करें मॉक्स का ताकि एफिशिएंटली हो जाए. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. तुमने एक मॉक दिया है, तुम्हारा स्कोर अच्छा खासा आ गया, यू हैव स्कोर 90% और समथिंग, एंड दैट शुड नॉट बी अ प्राइड मोमेंट फॉर यू कि तुमने स्कोर किया है, चलो अच्छा है, नेक्स्ट मॉक हो जाता है. एनालाइजिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर तुमने कोई क्वेश्चन करेक्ट भी आया है, स्पेंड सम मोर टाइम इन इट. इसलिए लोग कहते हैं कि 2 दिन में एक दिन तुम मॉक दो, दूसरे दिन पूरा एनालिसिस करो बैठ के.
Like if you're giving a mock for 2 hours, analyze it for 6 hours. Like that really doesn't sound good to you people, but investing time on analysis will actually give you huge returns. And I think when I was analyzing, I think I was provided with two different type of solutions. One was a video solution, one was a text solution. What I used to do is I used to look at both, even though एक से मुझे समझ में आ गया है. What if I am more comfortable with the text solution, but still I'll prefer to watch both of them, and yet I'll spend some time for devising my own solution. Now many people don't agree with me, यार मैं कैसे derive कर सकता हूँ solution, I am not a genius and all that, but mind you तुम में है वो quality, और वो quality सिर्फ तुम improve कर सकते हो कि तुम क्वेश्चन को देख के 10 मिनट स्पेंड कर दो टाइम, डिवाइस करना ट्राई करो, हो गया तो बढ़िया, नहीं तो नेक्स्ट पे चल रहे. करेक्ट. तो फिर जब एनालिसिस करने आप बैठते थे तो सेम वीआरसी डीआईएलआर क्वांट्स वही फ्लो में, एंड देन उसके अंदर भी क्या स्पेसिफिक ऐसे कोई प्लान था कि एनालिसिस समय पे, लाइक फॉर एग्जांपल अभी क्वांट्स आपने बताया, मतलब कौन सा डीआईएलआर के लिए कि मतलब मेरा करेक्ट भी आ गया, तो फिर दो भी करेक्ट है रॉन्ग है जो भी है, दोनों हमें वीडियो सोल्यूशन भी देखना है एंड जो रिटर्न टेक्स्ट सोल्यूशन है वो भी देखना है. इसके अलावा भी कोई और ये था क्या कहते हैं उसे स्ट्रेटेजी, मतलब एनालिसिस से ये पॉइंट आउट करना है और अभी लिखना है. the thing is कि in a certain mock you get around 20 to 25 questions of quant, and same goes with DI and verbal ability. So this strategy only works with quant, I believe, that if you have been given a question and a question तुम्हें mock के time पर नहीं आया, so don't just leave it there by just understanding a solution. Do one thing, give yourself a different question, just change the values of that question and give yourself 5-6 questions and solve those. Now what happens is कि अगर तुमने एक क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व किया, not the same question, changing the values and trying to find the answer, so that question you'll never forget. And what goes with verbal ability is that कि तुमने अगर पैसेज को एक बार पढ़ा है while giving the mock, उस टाइम जो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग है that will be different from when you read it in the analysis phase, because अब तुम्हारे पर टाइम प्रेशर नहीं है, अब तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल होगा. तो आई यूजुअली गो एंड रीड एवरी पैसेज again, even though I have got majority of the answers, there might be some line or some caveat I've missed, so that really is important to do. So next question Shahil, कि एग्जाम डे पे how did you attempt all sections, मतलब कि what was the strategy, मतलब जो strategy आपके मॉक्स के दौरान जो बनाई थी अपने, कि मतलब ऐसे मॉक्स में ऐसे सॉल्व करने सारी चीजें, 2 बार अटेम्प्ट है, माने सारे मॉक्स है, स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली एकदम सेट रहती है, लेकिन क्या डी डे पे, माने कि एग्जाम डे पे वो स्ट्रेटेजी चेंज हुई अकॉर्डिंग टू पेपर, टाइम वगैरह, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज, प्लान चेंज, स्ट्रेटेजी चेंज, ऐसा कुछ क्या होता है एग्जाम, मतलब एग्जाम डे स्ट्रेटेजी? So what happens is you will get around 40 mocks to practice. So in those 40 mocks you have to prepare a strategy for yourself and you have to track that. And like when you're going for an MBA, it's really important you learn Excel. So Excel में तुम जब वैल्यूज डालोगे अपने हर एक मार्क्स के और ग्राफ दिखोगे तो तुम्हें समझेगा कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी कौन सी तुम्हारे लिए बेटर थी. So I'll recommend minimum of 5 mocks go with the same strategy. That is, अगर तुम्हें पैराजम्बल पहले करना है, पैसेज बाद में करना है, whatever strategy you decide, keep the strategy for 5 mocks. Write down the scores. Strategy change करो, लिखो scores. जितना तुम कर सको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई करके लिख दो scores. And then after about 15 mocks, finalize one strategy for yourself. And then attempt the next 25 mocks based on that strategy. And that strategy actually will give you more results than what all you were doing. So on the D day, you have to stick to your strategy. Obviously, improvise करना पड़ता है based on some different question या based on time limit या based on the environment. But if you have a strategy in mind, at least you're confident. करेक्ट. तो वही मतलब पूछना था, लाइक फॉर एग्जांपल अभी 99.62 परसेंटाइल आया है, तो फिर ये उस कैट के दिन पे क्या हुआ था ऐसा कि इतना मतलब अच्छा पेपर है? ऑब्वियसली प्रैक्टिस वगैरह 60 80 मार्क्स से 40 मार्क्स से बहुत बड़ी बात है, प्रैक्टिस तो काफी ज्यादा थी, लेकिन उस समय पे एक 99 परसेंटाइलर का क्या दिमाग चल रहा था या फिर क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था कि मतलब उस समय पे, उस कैट के दिन पे? So what happens, what I usually do is मैं कैट के एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ता, एक दिन एक्चुअली 2 दिन पहले मैं कुछ नहीं पढ़ता. I just close the books and I just enjoy life. मैं सीरीज देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ. And this time, that is in CAT 2021, my center was Nashik. I live in Mumbai, so I had to go 1 day prior. So that was also going on in my mind कि I have to book a hotel, I have to stay in a hotel, like environment वो नहीं होगा, थोड़ा differences आ जाएंगे. But because a friend of mine stays in Nashik, मैं उसके घर पे जाके रुका.
एंड लोग ये बिलीव नहीं करेंगे बट कैट मेरा अगले दिन सुबह था एंड रात को 12 बजे तक मैं नासिक घूम रहा हूँ. आई रियली हैड नो प्रेशर इन माई माइंड, आई डोंट नो व्हाई, बट वो प्रेशर रिलीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं कैट देने बैठा आई वाज फ्रेश. It was like the center for me was Sandeep Foundation in Nashik. So that really is a nice cozy environment. And what what is more important that when you start your paper, make sure everything is perfect. The mouse, the keyboard, the monitor, the chair. Even if you want to exchange the chair, just tell your moderator. Like everything has to be perfect on that day, and you get to decide that कि तुम्हें क्या perfect नहीं लग रहा. अगर तुम कंफर्टेबल हो ना तो तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करोगे. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट रादर देन द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट, आई फील. करेक्ट करेक्ट. ऑल्सो शायद जैसे कि आपका सेकंड अटेम्प्ट था, बहुत लोग होते हैं थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट रेपिटेटिव अटेम्प्ट देते हैं कैट के लिए. तो ऐसे समय पे क्या मतलब एनवायरनमेंट चेंज होता है घर पे, फैमिली प्रेशर, क्या चीजें ऐसे, क्या वो चीज होती है, और अगर नहीं भी है तो फिर नहीं होती है, फिर आपके साथ क्या हुआ था कि मतलब कुछ चेंजेस लग रहे हैं क्योंकि जॉब भी नहीं करना होता है क्योंकि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो प्रिपरेशन के लिए, फिर बहुत सारी चीजें, तो कैसे वो प्रेशर को हैंडल भी करना है एंड देन कैट के पढ़ाई में एकदम फोकस पे रखना है. सो आई बिलीव के if given a chance, now that I look back, if given a chance, you have to take up job. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई तुम्हें जॉब लेना है, तुम्हें सोचना भी ये नहीं है कि तुम्हारे कैट प्रिपरेशन से वो अफेक्ट होगा. नाउ 24 आवर्स होता है दिन में, तुम 24 आवर्स नहीं पढ़ने वाले कैट के लिए. लाइक तुम कहोगे बट तुम नहीं पढ़ने वाले, मैं गारंटी दे सकता हूँ. तुम 9 घंटा जॉब कर लो, अगर तुम्हें हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिल रही है, वो 2 दिन तुम 4 घंटे इन्वेस्ट कर दो, इट इज मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर कैट. एंड लेट्स से इन अ सिचुएशन व्हेन आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब, उस टाइम में तुम्हें सिर्फ कैट की पढ़ाई नहीं करनी है. ट्राई टू बिल्ड इन अ प्रोफाइल, डू सम कोर्सेज एंड ऑल दैट थिंग्स. तो वो तुम्हारा सीवी पर रियली रिफ्लेक्ट करेगा. तो एज दे से एन एम्प्टी माइंड, एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लोग कहते हैं. तो अगर तुम रियली खाली बैठे हो, लाइक अगर तुम 24 घंटे में से सिर्फ कैट प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और काफी नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे. तो कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट वंस. दैट इज व्हाट एमबीए इज अबाउट, मैनेजिंग. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. लेकिन सेम सिचुएशन, कुछ फैमिली प्रेशर वगैरह कुछ था नहीं था या फिर कुछ? थैंकफुली मेरे घर से बिल्कुल फैमिली प्रेशर नहीं था, बिकॉज व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द डे एंड नवंबर 2020, मैंने घर आते ही बोल दिया कि मुझे 90 से 93 के बीच में आने वाला है, एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद, आई एम गोइंग टू टेक अ रीअटेम्प्ट. एंड दे वर रियली हेल्पिंग, काफी सपोर्टिव थे वो जान, बिकॉज दे न्यू कि आई हैड रियली वर्कड हार्ड फॉर इट, एंड जस्ट ऑन द कैट डे आई फक्ड अप. तो दे वर रियली सपोर्टेड कि कोई बात नहीं, एक साल ले ले. एंड बिकॉज CET के तुरंत बाद काफी एग्जाम्स आती है, so I was even aiming for SNAP and CET and many government exams as well, and so I was occupied, so that wasn't really a pressure on me कि directly next year जाना है. Correct. Any suggestions for people who cannot afford coaching fees plus any free material available on internet that you might know of or something? Any suggestion for them? All right, I would just recommend कि तुम थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बुक्स खरीद लो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए. लाइक मेथड्स तो तुम्हें यूट्यूब पे काफी मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है मिलना. तो अरुण शर्मा की बुक्स, आई एम नॉट गेटिंग पेड बाय अरुण शर्मा फॉर सेइंग दिस, बट हिज बुक्स आर रियली हेल्पफुल. काफी मेजॉरिटी क्वेश्चंस एक जगह पे तुम्हें मिल जाएंगे, और उसमें सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं एंड हाउ टू अप्रोच दोस क्वेश्चंस भी है, इवन दो आई डोंट agree with many of the solutions he has provided, but those are really helpful. And even if not able to afford a classes, I would highly recommend that you just save up some money for buying mocks. That is the real difference. That is real a game changer. And अनुज शर्मा के बुक्स भी नहीं लेने. फॉर एग्जांपल मैंने पूरी इंजीनियरिंग, मतलब मेरी एग्जांपल है, लाइक मेरे एग्जांपल के हिसाब से पूरे इंजीनियरिंग में बुक्स नहीं लिए थे. वो क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी से या लैपटॉप से या फिर मोबाइल से ही पढ़ा. तो फिर अनुज शर्मा के वैसे भी तो मेरे ख्याल से सॉफ्ट कॉपी काफी मिलते हैं, अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है. It is more than enough. I believe कि अगर तुम कैट के पास्ट पेपर्स भी कर रहे हो, रिलीजियसली कर रहे हो हर एक क्वेश्चन को, तो वो भी मोर देन इनफ है. बट क्योंकि काफी कम कैट पेपर्स अवेलेबल मिलेंगे ऑनलाइन, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलना काफी जरूरी है. करेक्ट. फाइनली अभी जब 99.62 आ गए हैं, तो कौन से कॉलेज में, ये तो पूछूंगा नहीं, सीधी बात है कि कौन से कॉलेज से कॉल आए हैं, लेकिन कौन से कॉलेजेस कन्वर्ट हो चुके हैं? For all those people who don't know, IIMs are divided into 3 categories: mains, new, and baby. I've converted all the baby IIMs and the new IIMs. I've converted Lucknow. I am waitlisted in Kozhikode, Calcutta, and FMS.
Although FMS Delhi, I'm very sure that it is going to convert very soon. So fingers crossed about that. Apart from that, that is non-IIM colleges. I didn't really apply to many colleges, but I did convert NEET Mumbai. Okay. Okay, in the next video, I'm going to give you real facts. मिथ बस्ट करने वाला हूँ मैं कि क्या है एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द मेन आईएम्स एंड ऑल द न्यू आईएम्स एंड ये जो मिथ है कि तुम 99.6 ला दो 99.5 ला दो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटी है. So academics do matter, not to that extent, but I'll give you a breakup कि कहाँ कितना मैटर करेगा. Absolutely. And ये बहुत सारे myths है. काफी लोग को लगता है कि 99 परसेंटाइल एक बार आ गए then you are done. Actually ऐसा नहीं है. पैरामीटर्स में एकेडमिक्स भी एक जगह प्ले करती है, बाद में फिर वॉकेक्स भी एक जगह प्ले करता है. तो बहुत सारे पैरामीटर्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग प्ले करते हैं. एंड वो क्या सारे मिथ्स है वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो 99 प्लस आने के बाद समझ सकते हैं कि कुछ एकदम प्रेस्टिजियस आईएम हो किसी कारण की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट को, वो अलग बात है. लेकिन काफी सारे नॉन आईएम्स प्लस आईएम्स इस वजह से वेट लिस्ट में आपको डाल रहे हैं, यहाँ तक रिजेक्ट भी कर रहे हैं 99 प्लस परसेंटाइल वाले को. वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Many people say that prepare for the worst, you will be good enough for the bad. So CAT is really the worst. CAT is a really difficult exam. तो अगर तुम उसको क्रैक कर पा रहे हो ना तो तुम्हें बाकी सब एग्जाम्स केक वॉक लगेंगे. पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, CET, SBI, SNAP, everything would be a cake for you if you're prepared for CAT. That's why I believe that everyone once in their lifetime should prepare for CAT because basic knowledge काफी improve होता है and maths भी काफी and vocabulary तो है ही. ग्रेट मैसेज फ्रॉम शाहिल ये इस बारे में. एंड जैसे शाहिल ने मेंशन किया तो शाहिल को मैंने पिछले वीडियो में भी अपने कहा था, अगर आपने देखा होगा, कि शाहिल को CET में MAH CET में 99 प्लस परसेंटाइल आए हैं. एंड ही हैज आल्सो क्रैक्ड SBI PO एग्जाम ऑल द लेवल्स एंड ही हैज गॉट सिलेक्टेड इन SBI. एंड ये सारी चीजों के बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे एकदम डिटेल में, क्योंकि मुझे पता है CET के बारे में भी काफी लोगों को काफी डाउट्स होते हैं. एंड 99 प्लस परसेंटाइलर के जो वो भी सेम इस वीडियो की तरह ही काफी ज्यादा इंसाइट्स भी मिलेंगे. एंड रही बात SBI PO की भी, तो इट इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल एग्जाम, एक नेशनल एग्जाम है, तो इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर यहाँ तक देख लिया है आप सब ने तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना. एंड मोर वीडियोस अपकमिंग. जैसे हमने लास्ट में कहा था शाहिल को SBI PO में उसने SBI क्लियर किया है एंड SBI PO में ऑल इंडिया रैंक 44 आई है एंड MAH CET में 99.86 परसेंटाइल. तो हम इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो आने वाले वीडियोस में बात करेंगे. टिल देन एवरीवन प्लीज स्टे सेफ एंड टेक केयर. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.